कैसे देख पा रहे हैं सर, आज आपने पिटीशन दायर किया है, क्या कुछ हुआ है या फिर कैसे इस मामले को देखते हैं आप? देखिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बात उठाई गई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर उठाई गई, भारत देश के संवैधानिक तंत्र पर उठाई गई और सारे वकीलों पर उठाई गई। इसको लेकर के हमने पिटीशन फाइल किया, पहली बात। दूसरी बात, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा तो कोई इम्प्यूज्ड ऑर्डर पास नहीं किया था जो गवर्नमेंट को हिला दे कहीं ना कहीं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कुछ टाइम के लिए वक्फ बोर्ड में फर्दर स्टे ऑर्डर पास कर दिया था जो 1 वीक के लिए था। उसको लेकर के इतने सारी ट्रोल मीडियाज, इतने सारे विभिन्न पार्टियों की सोशल मीडियाज, इतनी विभिन्न और पार्टियों के जो लोकल लेवल की भी पार्टीज हैं, उन सारी पार्टियों के भी मीडियाज मिल करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिमीज बनाना शुरू कर दिया। उसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर उनको कहीं कोठे का वो दिखाना शुरू कर दिया कि कोठा है सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर शरीयत दिखाना शुरू कर दिया। तो फिर जब सवाल तो उठता है कि जिस मंदिर के ठिकाने पर हम लोग सारे वकील और जनता की दरबार में जो पूरे भारत देश के लोग जिस मंदिर में जाते हैं न्याय के लिए, न्याय के आस के लिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके कंपेनियन जो जजेस सुनाते हैं जजमेंट, कोई भी हो, छोटी अदालत से लेकर के बड़ी अदालत है, वहाँ हम लोग जाते हैं तो उसकी इतनी अवमानना तो नहीं सही जा सकती है। कम से कम निशिकांत दुबे 3 से 4 बार के एमपी रहे, उनको इतना पढ़े लिखे तो वो हैं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। यह भी समझदार हैं कि भारत देश के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू हर चीज़ का आवश्यक है। अर्थात कोई भी बिल और एक्ट पाएंगे और कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो जनता के पास ये पूरे राइट्स है कि वो रिव्यू में जा सके, वो उसके साथ में नेक्स्ट पिटीशन में आ सके। तो इसके साथ में तीसरा चौथा पॉइंट यह भी है कि पूरे भारत देश में यह भी सबको पता है कहीं ना कहीं पर कि जहां पर ये सारी चीजें जब होती हैं तो कोई भी मैटर यदि इम्प्यूज्ड ऑर्डर कोई पास किया जा रहा है तो उसका रिव्यू पिटीशन भी होता है, उसके साथ में रिव्यू पिटीशन के साथ में क्यूरेटिव पिटीशन भी होती है। इसी के साथ में और विभिन्न माध्यम बनाए जाते हैं। कोर्ट रिमांड बैक भी करती है कि आप में ये चीज़ों में कमियां हैं। तो ये जब सारे अवेलेबल है ऑप्शन, तो आपने ऐसा क्यों किया? मेरा सवाल यह था। मेरा सवाल इसके साथ में यह भी है कि जिनको हम लॉर्डशिप कहते हैं उनको ऐसी चीज़ों को कह करके कम से कम हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपने लेटर पिटीशन जो है लगाया है, उसमें क्या कुछ चीज़ों पर आपने जो है पॉइंट रखे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जिस प्रकार से निशिकांत दुबे ने परसों भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसे स्टेटमेंट दिया और पर्टिकुलर उन्होंने टारगेट करके किया, टैग करके किया। इसके साथ में चीफ जस्टिस के पहले आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नर जो हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति जो धनखड़ जी है, उन्होंने स्टार्ट किया। उसके पहले आपने देखा कि इसकी शुरुआत जो है वो किरेन रिजिजू ने शुरू किया है। अब उसके बाद में ये बीजेपी में आजकल क्रमशः एक बड़ा कंपटीशन चल रहा है कि तुम इतनी बड़ी स्पीच, हेट स्पीच देते हो तो मैं तुमसे बड़ी स्पीच दे देता हूं। इस कंपटीशन की भाग दौड़ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं सुन रहे हो आप। अर्थात यदि ये 400 पार का जो नारा कर रहे थे, यदि वो हो गया होता तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को फिर इंटरनेशनल कोर्ट में द हैग में चलते और भारत देश का जो एप्लीकेशन होता, SLP हम लोग फाइल करने जाते, वो सुप्रीम कोर्ट छोड़ करके चलते कहीं पर यूरोप कंट्रीज में जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट्स है। इसी के साथ में और वहाँ के कोर्ट सुनवाई भी करते। जो भारत देश का सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे बड़े न्यायाधीश है, उनके बारे में आप बोल रहे हो, उनको कुछ नहीं समझते हो आप। ये तो आपकी तब की दशा है जब आप 240 के आसपास में हो। भारत देश में जब आप पूरा बहुमत होता तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या करने वाले थे। दूसरा, यदि बीजेपी ये कहती है, कोई भी पार्टी इस कहती है कि हमारा कंसर्न कैंडिडेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यदि ऐसा कहती तो पार्टी से बाहर कर FIR दर्ज करा दें JP नड्डा जी। हम मान जाएंगे कि आप बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वही करते भी हैं। ये कहाँ पर कहा गया है? नहीं कहा गया। सवाल यह भी नहीं, सवाल यह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट्स है, पावर है। सेक्शन 14 में हाई कोर्ट के पास में, सेक्शन 15 में इसके साथ सेक्शन 15 में हाई कोर्ट में, सेक्शन 15 के 1 में आपको देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में है। फिर इसके साथ में अटॉर्नी जनरल के पास में भी पावर होता है कुछ चीज़ों को लेकर के। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की लॉ के सबसे बड़ी बॉडी है इंडिया की। लॉ ऑफिसर सबसे बड़े हैं देश की। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही लॉ के सबसे बड़े ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। वो इक्विवेलेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस होते हैं। तो उनसे भी पूछने के लिए कुछ लोगों ने किया ट्राई, पर उससे कोई मतलब है नहीं जब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो कोई है नहीं। तो हमने फिर भी दोनों रास्तों को अप्लाई कर दिया है। जब जस्टिस ऑफ इंडिया के पास हमने पिटीशन फाइल कर दिया, कंसर्न कोर्ट हमें ये कल को न कहती कि पार्टी से आपने क्यों नहीं बोला, अर्थात लॉ ऑफिसर से आपने क्यों नहीं बात किया, इसलिए हमने अटॉर्नी जनरल को भी टैग कर दिया है।
तो उनको भी मैंने दे दिया है। अब ये सवाल सारी चीज़ों का उठ रहा है कि ये इसमें क्या लिया जाएगा। बाय द वे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसमें कोई कग्निजेंस ऑफेंस नहीं लेते हैं, मान लिया आपने कि नहीं लेते हैं, तब हमारी तैयारी है कि सुप्रीम कोर्ट बैठी है, आप लोग न्यूज़ पढ़ ही रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि आप सीधा सीधा पिटीशन लेकर के आइए, बात खत्म करिए, अटॉर्नी को और उसको सब छोड़िए। अर्थात अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको समझ में आ गया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे नहीं, आज जस्टिस बी आर गवाई जी थे, इसलिए ज़्यादा मामले को छेड़ना ठीक था नहीं हम लोगों के लिए। तो हमने कल कंप्लेंट कोर्ट, हमारी जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस खन्ना साहब, कल बैठेंगे, कल हम लोग पहली मेंशनिंग कर रहे हैं इस पे और बढ़िया से करेंगे और आप लोग देखेंगे कि इसमें जल्दी ही बड़ा जजमेंट होगा। क्या क्या पॉइंट्स लेकर के जा रहे हैं जिससे लगे कि इस मामले को गंभीरता से सुना जाए? जिस व्यक्ति को एमपी भारत देश का, मैंने कोर्ट में स्टार्टिंग किया है कि इंटायर इन 50 ईयर्स में, 50 साल के देश के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई एमपी सीधा टारगेट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उनकी टिप्पणी आप सुनेंगे तो टिप्पणी में वो ये कह रहे हैं कि भारत देश के जितने गृह युद्ध छिड़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना का तो कार्यकाल भी खत्म होने वाला है कुछ समय में, पर हमारे लिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद ही इंपॉर्टेंट होता है और हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है। साथ ही में इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब स्टेटमेंट आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मतलब बहुत सारे जो हमारे सारे गलिंग ब्रदर्स आते हैं, उसमें सारे बार के मेंबर्स होते हैं, इसी के साथ में उसका स्टाफ्स होता है सुप्रीम कोर्ट का, अर्थात सब पर आपने टिप्पणी किया है। और जैसे ही ये बात आती है वैसे ही बीजेपी का कह दें या विभिन्न पार्टियों के ट्रोल आर्मीज या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इसके साथ में जो चीज़ें हैं उन सब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, आपने देखा होगा कि मुजरा कहना शुरू कर दिया, तो कोठा कहना शुरू कर दिया, तो शरीयत कहना शुरू कर दिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मेमीज बनाना शुरू कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? अर्थात एक वक्फ बोर्ड को लेकर के एक छोटा सा कोर्ट ने, सर ये पूरा मसला जो है वक्फ को लेकर के, जस्ट वेट, हम कंप्लीट करके सब आ रहे हैं। जब आपको पता है कि 7 डेज के लिए चीफ जस्टिस ने उस चीज को स्टे ऑर्डर दिया, वो 3 चीजों को, बहुत सारे सेक्शंस हैं, सबका तो नहीं कहा हमने और सबका कोर्ट ने किया भी नहीं है। और उसके बाद निशिकांत दुबे हो या कोई भी कंसर्न व्यक्ति, जब सबको पता है कि यदि कुछ भी होता है, अभी मामला पेंडिंग है, हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद कुछ और निर्णय आ जाए, अभी तो परमानेंट निर्णय हुआ नहीं, 7 दिन में पूरा का पूरा आप बनाए दे रहे हो, तो यदि लाइफ टाइम इसको रिमांड अवे कर दिया चीफ जस्टिस ने तो आप क्या करोगे? इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सवाल यह भी नहीं, सवाल यह है कि आपको पता है कि कुछ भी मैटर डिसमिस हो, डिसाइडेड हो, कुछ भी ऑर्डर पास हो, तो भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था दी गई है कि आप उसको रिव्यू कर सकते हो, पुनर्विचार कर सकते हो, क्यूरेटिव कर सकते हैं। 5 सदस्यीय चीफ जस्टिस सुनते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका लीड पर्सन होता है। तो जब आपको सब कुछ पता है तो आपने ऐसा बोलना क्यों शुरू कर दिया? ये कहाँ देश का, किस देश का न्याय है? लेकिन सर सवाल यह है कि ये नेता ही नहीं, सांसद ही नहीं, जो जगदीप धनखड़ साहब हैं उन्होंने भी तो बयान दिया ना, उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां पर आप यानी सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को निर्देश दे। शुरुआत तो वहां से हुई। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में जस्टिस बी आर गवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी आप लॉ लेके आएंगे, पर लॉ को चेक करने का, जुडिशियल चेक करने का पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, हाई कोर्ट के पास है, और उसको चेक करेगा वो। यदि उसमें गड़बड़ी होगी तो आप जितने के जितने बिल लेके आएंगे और एक्ट के रूप में परिवर्तित होगा, सब के सब खारिज किए जाएंगे। इस चीज़ को चाहे जगदीप धनखड़ हो और चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट किया है चीफ जस्टिस ऑफ, जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले गवाई ने, कि इस प्रकार से पार्टियां तो अपने तरीके से अपने वोट बैंक के फायदे के लिए कुछ भी बना देंगे, नियम कानून, किसी भी माइनॉरिटीज को लेकर के प्रभावित कर सकती हैं, किसी के ऊपर भी एलिगेशंस करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो ये इजाज़त कोर्ट कभी भी नहीं देगी। इस चीज़ से स्पष्ट हो गया और आपको इस चीज़ से जवाब भी मिल गया। मुझे लगता है कि धनखड़ को भी जवाब मिल गया है, जो हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति हैं, और यदि उनको ज़बरदस्ती किसी बात की करना है बात, तो करते रहें, उनके इजाज़त है। तो क्या सर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही खुद बैठ करके कानून बना रहा है? फिर विधायिका का क्या? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है आपको नॉलेज है इस चीज़ का कि विधायिका में और इसके साथ में यदि मैं पार्लियामेंट में, अर्थात दोनों में, ये विधानसभा के लेवल पर विधायिका और इसके साथ में जो भारत देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दोनों लेवल पर चेक और बैलेंस का रूल है। आप कुछ भी बनाएंगे, पर
आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भारत देश का जो जुडिशियल पावर है, जो पब्लिक का राइट्स है, जो पब्लिक का रिव्यूअल पावर्स है, जो पब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जो पब्लिक का फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ है, वो वायलेशन में नहीं आना चाहिए। इसी के साथ में, इसी कंटेम्प्ट इसी के साथ में जो और भी बहुत सारे आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, विभिन्न प्रकार के पदों के है, जैसे यूपीएससी भी होता है, इसी के साथ में सूचना आयोग भी होता है, बहुत सारे कमीशनों की स्थापना है, जिसको लेकर के केशवानंद भारती ने, अर्थात इलेक्शन कमीशन भी उसी में, ध्यान रखना, जिसको लेकर के केशवानंद भारती ने जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कोई ढहा नहीं सकता है। उस स्ट्रक्चर का मतलब कौन सा हो गया? उसका मतलब जुडिशरी हो गई, उसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सूचना आयोग हो गया। ये ऐसे पद हैं कि ये भारत देश में रहेंगे ही रहेंगे, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूरा का पूरा संविधान ही बदल दिया जाए, अर्थात पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत देश का है उसको ही डिस्ट्रॉय कर दो आप, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन आप लाओगे तो चीज़ें अलग हो सकती हैं। पर ऐसे में इन चीज़ों की, इस संविधान के रहते आप ऐसी चीज़ों को सोचना व्यर्थ है, बिना मतलब के लिए बातें करने के अलावा, और मुझे लगता है एनर्जी को वेस्ट करने के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या सोचकर सर आपने जो है इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर पहुंचे हैं आप, और क्या चाहते हैं कि इसमें किस तरीके के फैसले आने चाहिए कोर्ट की तरफ से? सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बोलने के व्यक्ति है, सबको है, मैं किसी को कभी भी कंट्राडिक्ट करने की भी है, पर आप कानूनी तरीके से करिए। किसी को ऐसे उटपटांग गाली गलौज अपशब्द बोल करके मैं तो नहीं इजाज़त देता। मैं भी, आपने देखा होगा कि मैं बहुत सालों से मीडिया में भी बोल रहा हूँ, किसी के सामने मैं कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलता। और मुझे लगता है कि पढ़े लिखे होने का निशिकांत दुबे का पूरा परिचय भी देना चाहिए। साथ ही साथ में वो टिप्पणी करते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था कि कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें पुनर्विचार भी करे। तो रिव्यू पिटीशन मैंने आपको बोल दिया, वो है ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है, खुला हुआ है। अभी कौन सा परमानेंट उसमें इम्प्यूज वर्डिक्ट आ गई है या जजमेंट पास हो गया? अभी तो सिर्फ अभी इंटरिम रिलीफ मिली है कुछ समय के लिए, वो भी 7 डेज के लिए है ना। तो इसमें ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक एमपी हो। अब यही सवाल उठता है कि लोग, पार्टियां ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जो ऐसे बोलने वाले होते हैं, इसलिए ऐसे बोलते हैं वो। आपने देख लिया भाई, आप पढ़े लिखे का चुनाव करोगे तो पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ा लिखा तरीके से चीज़ों को काम करेगा, और यहाँ पर ऐसी चीज़ों का चुनाव करोगे, ऐसी पार्टियां टिकट देंगी और फिर उसको बुलवाने के बाद अपने आप को साइडलाइन कर लेती हैं। तो ये क्या है? और यदि अपने आप को मानती हैं कि बड़ी फेयर हैं, उनके कैंडिडेट ने, उनके पार्टी के व्यक्ति ने गलत कहा है, तो फिर उसके खिलाफ में करें, एफआईआर दर्ज करें, पार्टी से बाहर कर दें, आजीवन कह दें कि इनके खानदान तक को किसी को हम टिकट नहीं देंगे। बात का तो हम मान जाएंगे कि जिसने भी बोला है बड़ा अच्छा बोला है, पार्टी के मेंबर्स। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए निशिकांत दुबे की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्या कुछ होगा अब तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। फिलहाल इस मामले पर पूरे देश की नजरें निगाहें हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। पार्टी ने तो भले ही किनारा कर लिया है, लेकिन क्या इतने से बात बन पाएगी? आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।